बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। पिछले 36 से 48 घंटे में सब कुछ हो गया। हुकूमती वज़रा की तंबी भी हो गई, दफ़ा 144 का नफाज भी हो गया, शदीद शेलिंग भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद की हदूद में पहुंचने में कामयाब हुआ। मगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी को लेकर मुतज़ाद खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद दाखिल होते हैं और सीधा चाइना चौक से होते हुए केपी हाउस पहुंचते हैं, जहां उनके पीछे रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी पहुंची। पहले तो ये इतला सामने आई कि रियासत पर हमलावर होने के इल्ज़ाम में अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। उमर अयूब साहब ने भी, यानी अपोजिशन लीडर हैं, उनकी गिरफ्तारी का दावा किया। ताहम सरकारी ज़राए अब तक इस खबर की तरदीद कर रहे हैं। और तो और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का भी ये कहना है कि बाज़ाब्ता तौर पर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन उनके भाई फैसल गंडापुर का ये कहना है कि मेरे भाई गिरफ्तार हुए और आईजी इस्लामाबाद नफरी के साथ आए। ये तमाम चीज़ें तो बातें चलती रहीं और ये खबरें बाकायदा मीडिया पे प्लेस हुई हैं। बैरिस्टर गौहर खान के हवाले से भी खबरें आई कि वो भी केपी हाउस पहुंचे और वहां पर अहम मीटिंग भी हुई है। गंडापुर के इस्लामाबाद पहुंचते ही केपी हाउस जाने के फैसले को भी पीटीआई अरकान भी शक की निगाह से देख रहे हैं और तनकीद भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब रेड जोन के करीब वक्फे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और पुलिस के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी रहा। कुछ ऐसे मकामात भी थे कि पाक फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी एक साथ थे, लेकिन पाक फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एक दूसरे के सामने नहायत पुरअमन रहे और कुछ मौके पर यह भी खबरें हैं कि पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी छुट्टी का रोज़ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रुकवाने की समाअत हुई और ये समाअत ताजरों की जानिब से थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दरख्वास्त पर समाअत की और इस समाअत के हुक्मनामे में कहा गया कि हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे और मुज़ारिन मुख्तस करदा जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इस्लामाबाद में कल रात 12 बजे का वक्त था, लेकिन तकरीबन 10:30 बजे से ही फ़ौज ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली थी और ज़िले इंतजामिया के मुरासले के बाद फ़ौज को शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने और गिरफ्तारी के इख्तियारात हैं। सिर्फ यही नहीं, पंजाब हुकूमत ने भी SCO समिट के लिए सूबे में सिक्योरिटी के पेश नज़र पाक फौज और रेंजर्स को तलब किया है और रेंजर्स ने तो सड़कों पर गश्त भी शुरू किया है। लाहौर में भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करना था। इमरान खान साहब की सालगिरह थी और उसका केक भी काटना था, लेकिन मीनार पाकिस्तान समेत लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स के जरिए बंद किया हुआ है। इंटरनेट सर्विस ना सिर्फ पिंडी, ना सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर बल्कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में बुरी तरह मफलूज नज़र आती है। यूँ कहिए कि आम कारोबार ज़िंदगी भी शदीद मुतासर है। हुकूमत मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये सारी प्रैक्टिस SCO समिट को सबूताश करने की कोशिश है, जबकि पाकिस्तान तहरीक साफ चाहती है कि हुकूमत आइनी तरमीम को 24-25 अक्टूबर तक मौखर कर दे। इस सारी ड्रामाई सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई सिंध से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब, ज़िशान रफ़ीक साहब पंजाब के सूबाई वज़ीर, नून लीग से इनका ताल्लुक, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। सबसे पहले आप बता दें अली अमीन गंडापुर साहब किधर हैं? एहतजाज छोड़कर अचानक वो केपी हाउस क्यों गए? सरकारी ज़राए तरदीद कर रहे हैं। मैं आपकी थोड़ी मुश्किल आसान कर दूं, संजानी की तरह तो नहीं है कि उसके बाद भी 8 घंटे तक वो गायब रहे थे, किसी राब्ते में नहीं रहे थे और कहा जा रहा था कि कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है उनका। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये शरपसंद है और ये आके तोड़ फोड़ करेंगे, आपने देखा कि हम पे कल से शेलिंग हो रही है, जगह जगह शेलिंग हुई और लेकिन हमारी तरफ से एक पत्थर भी नहीं फेंका गया। ये तो साबित हुआ है कि ये जो एहतजाज है पुरअमन है। और आपने देखा ये कहते थे कि डी चौक नहीं आ सकते, हम डी चौक भी आ गए। अब मुझे ये जवाब दें कि इनको क्या मिला है कि इन्होंने मोटरवे भी खोद के रख दी, जगह जगह कंटेनर भी लगा दिए, लोगों को परेशान भी कर दिया और अपने ही लोगों के ऊपर जो है ना फायरिंग भी की, शेलिंग भी की, लेकिन लोगों को नहीं रोक सके। अब मुझे बताएं कि अगर ये पुरअमन एहतजाज था और इनको आने दिया जाता तो क्या मसला था? अगर उस तरह आ जाते तो क्या हो जाता इनका? लेकिन इन्होंने जिस राज से फस्तायत का मुजाहरा किया, खौफ का मुजाहरा किया, वो पूरी दुनिया ने देखा है। अच्छा शौकत साहब, ये तो हमें भी अंदाजा ऑफ एयर बाद ये भी कर रहे थे कि 2-3-4 घंटे का शायद आप लोग का एहतजाज होता है। बैरिस्टर गौहर ने भी ये कहा था कि हम लोग किसी धरने शरने के मूड में तो आए नहीं थे। मुझे खबर बताएं, किधर है अली अमीन गंडापुर साहब? अली अमीन गंडापुर साहब तो अभी तक केपी हाउस में। वो गए क्यों थे?
केपी हाउस जगह है, क्यों नहीं खाते? 2-3 से मुसलसल भाई वही तो कह रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना, तो पहले खबर स्टैब्लिश की गई ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए हैं उधर, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, किसी को भी एक शॉट देते प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती। देखिए मेरी बात सुने, 2 दिन से वो दिन रात, कल पूरी रात हम साथ थे और वो खड़े रहे और कंटेनर के ऊपर खड़े रहे और बाकायदा वो जो ट्रक बनाया हुआ था उन्होंने, और कल से लेके कल 11 बजे से लेके पूरी रात फिर सुबह दोबारा उन्होंने स्टार्ट लिया और हर वक्त वो ये कहते रहे कि देखें ये कुछ भी कर लें लेकिन आपने पुरअमन रहना है। ठीक है, तो इतना मतलब ये कि वो जाहिर थक गया होगा, इंसान है कोई, तो मगर एहतजाज तो लीडर लेस हो गया ना सर, ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गई। नहीं, कोई लीडर लेस नहीं है यहाँ, हर कोई लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह, हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है। ठीक है, ये बात याद रखें, तहरीक इंसाफ में कोई भी देखे ना, कोई बड़ा लीडर तो नहीं था ना, इमरान खान तो जेल में है, नवाज शरीफ इस तरह निकाले ना कि सारे इदारे सामने खड़े हों और उनसे कहें कि ये 20 बंदे तो निकाल के दिखाएं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये लोग जो है ना इमरान खान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो जाली हुकूमत है ये मुल्क को ऐसी इस तरफ ले जा रही है जिस जहां से वापसी नामुमकिन होगी। नहीं, कोई शक नहीं कि हमने ये मिसालें माजी में नहीं देखी, सिर्फ इन इत्तलात को कंफर्म कर दें कि बैरिस्टर गौहर और अली मीन गड्डापुर की कोई मुलाकात हुई है, ये बताएं, क्या हुकूमत को प्रेशर डाल रही है कि जाएं इमरान खान साहब के पास? गड्डापुर साहब, मेरे ख्याल से पहली बात तो ये है कि जो हमारा एक मुतालबा है वो मुतालबा तो जरूर होगा कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी जाली मुकदमात है उनको खत्म किया जाए। जो जेन्युइन मुकदमात है वो कौन सा मुकदमा है जो उन्होंने फेस नहीं किया? ठीक है, और उसमें क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। जाली किस्म के मुकदमे बनाए जा रहे हैं एक सियासी उसके ऊपर, लीडर के ऊपर। तो या तो सियासत करनी है या नहीं करनी है, या बता दें कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ है। अगर मार्शल लॉ नहीं है तो फिर ये आप कौन सा डेकोस्टल सिस्टम लेकर आए हैं जिसमें अगर कोई सियासी एहतजाज करे तो वो जी दहशतगर्दी है? तो कौन सा हमने दहशतगर्दी की है? कोई बताए तो सही ना। गोलियां आपकी तरफ से चल रही हैं, शेलिंग आपकी तरफ से हो रही है, उसके बावजूद भी हम पुरअमन है। इससे ज्यादा और अमन क्या हो सकता है? तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने ऐसा एहतजाज नहीं देखा होगा कि हमारे वर्कर कुर्बानी दे रहे हैं लेकिन वो ठीक है। उठा रहे हैं। मैं जरा मैं आपकी इस स्टेटमेंट को डेफिनेटली कहीं ना कहीं रजिस्टर तो इसको होना है। ज़िशान रफ़ीक साहब नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। मिनिस्टर भी हैं ज़िशान साहब। हुकूमत ने चैलेंज किया था अली मीन गंडापुर साहब को कि वो इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकेंगे। अली मीन गंडापुर साहब सिर्फ इस्लामाबाद पहुँचे बल्कि KP के हाउस के अंदर भी मौजूद हैं और जेड जोन के करीब बार बार शेलिंग भी हो रही है और हुकूमत नाकाम हो गई ना सर। चैलेंज तो उन्होंने पूरा करके दिखा दिया आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, गुजारिश ये है जी कि हुकूमत ने बुनियादी तौर पर ये कोशिश की है कि कहीं पे कोई इंतशार या कहीं कोई ऐसी सूरत हाल है तो उसको रोका जाए, और ये हुकूमत का बुनियादी जो है ना वो मकसद भी ये होता है कि हुकूमत ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जिससे कोई अमलाक को या लोगों को नुकसान पहुँचे उसको रोके, और हुकूमत ने उसी सिलसिले में ये सारे इंतजाम भी किए थे। बाकी बुनियादी तौर के ऊपर जो मेरे भाई अभी बात कर रहे थे कि ये पुरअमन लोग हैं, पुरअमन लोग ऐसे होते हैं कि साथ अफ़गान बशिंदों को लेके आते हैं। ये आप देखें कि 100 से ऊपर लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। वज़ीर दाखिला ने बताया, और ऊपर से देखें इनकी तरफ से फायरिंग भी की गई है। भी वज़ीर दाखिला ने ये इस चीज़ का बाकायदा बताया। बिल्कुल जी, वज़ीर दाखिला एक जिम्मेदार शख्स हैं, वो उन्होंने ये बात की है और इसके सबूत मौजूद हैं बाकायदा हुकूमत के पास, और ये कहते हैं हम पुरअमन लोग हैं। मुझे बताएं, मीडिया से क्यों नहीं शेयर करते? मैं बताता हूँ जी, एक सेकंड मुझे बताएं ना कि कौन से वो अफगान लोग हैं जिनको बड़ी पाकिस्तान की मोहब्बत थी, जो इनकी वो पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए यहाँ पे साथ आए हैं। अफगानिस्तान की नाकामी है कि अफगान शहरियों को पाकिस्तान आने की, इस्लामाबाद आने की इजाजत मिल गई। ये बज़ाते दाखिला की नाकामी है। ये मैं बताता हूँ आपको, यही तो सारा इनका एजेंडा है कि ये अपनी सूबाई हुकूमत की आड़ में उन लोगों को इस्लामाबाद लेके आ रहे हैं। और जिस तरीके से इमरान खान ने एक पूरे एक एजेंडे के तहत, आपको पता है कि अफ़गानियों को और जो तालिबान को KP में जगह दी और उनको वहाँ पे बसाया बाकायदा, जो आज इस वक्त एक पूरा थ्रेट बन चुका है पूरे KP के लिए। और आज देखें ये स्पेस दे के उनको साथ लेके और मसल्ला लोगों को लेके आए, जिसमें 120 से ज़्यादा लोग जो है ना गिरफ्तार हुए हैं। और वो यकीनन वो गवर्नमेंट के पास है सारी सूरत हाल, वो मीडिया के सामने भी आएगी।
और इस तरह की सूरत हाल जब होगी तो मुझे बताएं ना, तो फिर रियासत क्या करेगी? और ये देखें पीटीआई बार बार रियासत के ऊपर हमलावर होती है। सर आप केपी हाउस क्यों सार बनी है, ये बताएं ना। देखिए आपकी हुकूमत एक वजीर आला साहब की गिरफ्तारी का वजन उठा सकती है जी? देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि रियासत को जो बंदा चैलेंज करेगा, रियासत से बड़ा कोई चीज़ कोई नहीं होता। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो कहते थे कि हम डी चौक जाएंगे जी, तो केपी हाउस गए हैं। ये तो वज़ीर आला ठीक है जी, उनका बनता है, उनको केपी हाउस जाने की इजाज़त भी होती है, वो चले गए अपने केपी हाउस में। दूसरी आप मेरी बात देखें, पीटीआई जब पाकिस्तान में कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, जब आपको मालूम है 2014 में जब चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था, इन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। अब भी आप इनकी बातें सुन लें, वो कहते हैं जी हम जाएंगे और जाके फिर हम देखेंगे जी, हमें बानी पीटीआई जो है ना वो जो कहेंगे उसके ऊपर जो है ना हम फैसला करेंगे। यानी कि इनका कोई फैसला ये नहीं था कि इस्तिजाज करके उन्हें वापस जाना था। ठीक है, ये किसी और एजेंडे पे आए हैं। और आप बुनियादी मकसद यही है शंघाई ताबन तंजीम को सबूताज करने के लिए ये कर रहे हैं। इनको मालूम है पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। चेयरमैन की बात पे यकीन कर रहा है, बैरिस्टर गौहर की बात पे यकीन कर रहा है। वो कह रहे हैं हमारा बैरिस्टर गौहर की क्या हैसियत है, वो उस दिन आपने टीवी पे देख ही लिया कि वो उनके जो बानी चेयरमैन उन्होंने कह दिया कि जी इसको फारग करें। नहीं उन्होंने यहाँ पे तो तरदीद जमात मैंने ऐसी कोई बात नहीं, उसके लिए बड़ी मुश्किल वक्त में पार्टी को सवाल है। नासिर शाह जी को शामिल कर लूं सर, ताकि गुफ्तगू थोड़ी बढ़ जाए। शाह जी बहुत शुक्रिया। शाह जी ये बताएं, इस सारी सूरत हाल पर वज़ीर आला साहब की मुबैना तौर पर इत्तलात है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबरें बाकायदा तौर पर ज़राए के जरिए प्लेस की गई मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। इस सूरत हाल में, बल्कि इस ड्रामाई सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी की टेक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, जमहूरियत में जमहूरी तौर पर कोई एहतजाज करना, कोई रैली निकालना, कोई धरना देना, जलसा करना, इसकी बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन बड़ी माजरत के साथ कि जो पीटीआई का तर्ज़ अमल रहा है इन तमाम सिलसिलों में, वो कोई पॉलिटिकल नॉर्म्स वाला नहीं रहा कि इनकी हर उसमें जलाओ घेराव की सूरत हाल होती है। और फिर आपने देखा कि जलसे हों, उसमें किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और फिर कहीं ना कहीं टकराव और तसादुम ज़रूर होता है। देखें, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि पीटीआई की मकबूलियत अपनी जगह पे, लेकिन पीटीआई जब तक पीटीआई-पी नहीं बनती, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। पीटीआई-पी से मेरी मुराद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन। पहले तो इनको जितने कॉल्स दें उसमें अगर कोई इस तरह की सूरत हाल मिलती है तो इनको वहाँ पे वो मौखर कर देनी चाहिए जो इस वक्त की सूरत हाल है। चलें, गवर्नमेंट कह रही है कि जी वो एक बड़ी समिट होने वाली है, चलें उसमें कुछ दिन पड़े हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी होगी कि जो पीटीआई के हमारे जो भी दोस्त हैं, वर्कर्स हैं, ख़वातीन हज़रात जो भी हैं, उसमें लेडीज़ एंड जेंट्स जो भी हैं, वो आते हैं और फिर वो क्या करेंगे? जी, आप लोगों ने सिंध में क्यों नहीं रोका रैली को? वो सही नहीं रहा। आपको क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम थी? सिंध में क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम थी? यूँ तो सारी दुनिया में हेडलाइंस बन गई। थोड़ी देर के लिए एहतजाज करने देते, क्या था? ये सारे ड्रामों की ज़रूरत ही कोई नहीं थी सर। आप देखें, जी मैं अर्ज़ करूं, अगर थोड़े देर का कोई इस तरह का एहतजाज होता, लेकिन ये जो आ रही थी जो ख़बरें या जो भी स्पेकुलेशंस थी, वो ऐसी नहीं थी कि आके सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करना है, बल्कि जो इतनी बड़ी तादाद में और वो एक जो सिलसिला जिस तरह आ रहे थे वो कोई मुनासिब नहीं था। और जिस तरह की बातें की जाती हैं ख़ास तौर पर सीएम केपी की तरफ से, बल्कि आज तो उनको तो अपने सारे लोगों के साथ आना था। उनको क्या ज़रूरत थी कि वो अपने लोगों को छोड़ के केपी हाउस में चले गए? वो तो अपने लोगों के साथ रहते तो कोई इस तरह की सूरत हाल ना होती। संज्ञानी वाली सूरत हाल तो नहीं है कहीं? 8 घंटे के लिए बिठाया तो नहीं है कहीं? कोई ज़रा तो बातचीत कर ली जाए। देखिए, मैं इस चीज़ को नामुनासिब समझते हुए भी कि जो केपीसीएम को उस वक्त 8 घंटे बिठाया गया था, लेकिन जिस तरह से उनका तर्ज़ अमल है या जो उनका एटीट्यूड है, तो 8 घंटे से तो वो नहीं सुधरते।
अच्छा ठीक है। अच्छा मगर शाहजी हेडलाइंस वो बन गई ना, करना होगा शाहजी एक पूरे दुनिया के मीडिया ने ना इसको बड़ा लाइमलाइट में ले लिया। अगर ना करते तो शायद जिसको नहीं भी पता था उसको भी बता कर आ दिया। जी ऐसा कुछ नहीं, आजकल थोड़ा बहुत ही होता है। तो आप देख लें सोशल मीडिया पे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जो एक असर कह लें या इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है या जो डिस इन्फॉर्मेशन सेल है उसका कोई मुकाबला पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन या दीगर जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास नहीं है। तो ये बड़ा इनको इस चीज़ में तो अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। और जाहिर है देखें अभी भी जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह पीटीआई का वर्कर जदोजहद कर रहा है, ये भी एक एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि इनकी एक बड़ा वो है कि इन तमाम तर तकलीफ़ों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद ये कर रहा है। लेकिन अर्ज़ ये है कि ये लीडरशिप का काम है कि वो अपने लोगों को किस तरह की तालीमात देते हैं। ठीक है, हमारी बड़ी ये रही है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है उसकी तरफ से जिस तरह का तर्ज़ सियासत शुरू किया गया जिसमें इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी और बहुत सारी इस तरह की तालीमात, ठीक है शाह जी, जिसका शाखसाना आपने देखा कि 9 मई को हुआ और किस तरह शौदा की यादगारों की बेहुरमती की गई या जो भी इंस्टॉलेशंस थी अस्करी वहाँ पे ये सब कुछ किया गया। और फिर बड़ा अजीब लगता है जब ये मानते नहीं है वो जी वो जुडिशल इंक्वायरी करवा लें, हम लोग कर देना शाह जी, ख्वाहिश पूरी कर देना, सारी फुटेज है शाह जी, ख्वाहिश पूरी कर देना। वो वजह क्या है मैं आपको बताऊं क्या? जी मैं आपको अर्ज करूं वो क्या वजह है, वो क्यों कहते हैं जुडिशल, ये किस तरह के फैसले आए हैं इतने अरसे से। ये जो आज मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात कर रहा है जो हमारे मंशूर में है, जो मिसाक जमहूरियत में थी, अगर ये इस तरह की चीज़ें हो जाती तो ये चीज़ें ना होती। आप मुझे बताएं ये जो वकला की जदोजहद थी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए, और फिर कह देते थे कि जी अगर ये बहाल हो जाते हैं ये ठीक हो जाएगा तो जी रियासत होगी माँ की जैसी। मैं बार बार कह रहा हूँ क्या रियासत होगी माँ की जैसी? क्या लोगों को इंसाफ मिला? मजलूमों के केसेस हल हुए? क्या हुआ? बल्कि ऐसे ऐसे फैसले हमने देखे कि जिसमें हुकूमतों को ख़त्म किया गया। जो एक बड़ी चीज़ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने की 58(2)B का खात्मा किया, पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए, लेकिन आपने देखा यहाँ भी तो शायद टाइम बार है, यहाँ भी एक टाइम बार है बिलावल साहब के कहने के मुताबिक कि 25 अक्टूबर से पहले आना है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद एलिगेशंस बहुत ज़्यादा लग गए पाकिस्तान पे, स्पेशली SCO इजलास को रुकवाने के लिए आर्टिकल 245 लगा हुआ है। फौज इस वक्त गश्त कर रही है, इस्लामाबाद को उनके सपोर्ट कर दिया गया है। इन तमाम खबरों के बीच पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नासिर शाह जी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है पर्टिकुलर इसका क्या मकसद हो सकता है? ये SCO इजलास को सबूताज करने के लिए, क्योंकि माजी के ये विजुअल्स हैं कि जब PDM 1 थी ना तो उस वक्त ये भी कहा गया था कि हम OIC का इजलास नहीं होने देंगे, और उसमें बिलावल साहब भी खड़े हुए थे दीगर रहनुमाओं के साथ। तो आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हद तक चली गई कि वो चाहती है कि SCO का इजलास सबूताज हो जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि आपको याद होगा जब इनकी धरना सियासत थी और चाइनीज़ प्रीमियर उस वक्त आ रहे थे तो उस वक्त भी इनका यही कंडक्ट था। आपने अभी ये जिक्र कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि चेयरमैन साहब की वो कुछ अल्फाज सुनाए जा रहे हैं कि जब OIC थी या जैसा था, तो देखिए वो एक बयान की हद तक था, कोई इस तरह का इशू नहीं था कि उन्होंने कोई लश्कर कशी का कोई कहा। और वो अपनी बात ज़रूर कर रहे थे, जो अरकान पार्लियामेंटेरियन है वो अपनी बात ज़रूर कर रहे थे, जिसमें मियाँ साहब का भी एक बयान दिखाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने भी उसमें काफ़ी बेहतर वो किया है, उसको इससे न मिलाया जाए। देखिए इशू क्या है, अभी आप मेरे ख्याल में शौकत यूसुफजई साहब थे आपके प्रोग्राम में, आप भी होंगे, अभी भी है। इसी तरह का बहुत अच्छा सीनियर कैडर जो है वो PTI के पास मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती ये है, जो मैं पहले कहता हूँ, मेरे दोस्तों को बुरा लगता होगा जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं,
कि वहाँ पे तरक्की सिर्फ उसको मिलती है जो बदतमीज़ी करे, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंतहा पसंदी दिखाए। आप चेक कर लें, जो भी जिस हर इनके प्रोविंस में देख लें, इनकी वो देख लें कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने किन किन लोगों को वो बढ़ाया है या जहाँ पे इन्होंने उनको सपोर्ट की है। वही कैडर जो ज़्यादा बदतमीज़ी करके दिखाए, और वो दूसरे जो अगर सही बात करते हैं तो उनको नहीं मौका मिलता। और यही यूसुफ जई साहब, ज़ाहिर है पीटीआई का रंग है उनके ऊपर, वो अपनी बात करेंगे, लेकिन वो बदतमीज़ नहीं है, वो कभी आपको इंतहा पसंदी की पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह इनके और बहुत सारे हैं। अच्छा शादी आपकी मौजूदगी में मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अब बिलावल साहब भी आपसे आपकी बात सुनते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के भी आप बहुत क्लोजेस्ट हैं। ये कोई अच्छा शगुन तो है नहीं ना, सूबे और वफाक आपस में टकरा रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार क्यों नहीं अदा करती? हमारे से मिलने बात ना करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात ना करे, बैक एंड पे कोई अपना ऐसा किरदार अदा करे। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा आज 36 घंटे की सूरत हाल के बाद एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी आज सियालकोट में वो बैठे हुए थे। तो पीपल्स पार्टी अपना, वो कहते हैं कि कोई मजाकरात नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी कोई अपना हिस्सा डाल दे। देखें, मैं आपको अर्ज करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा खुले दिल की मालिक भी है, और हम ही लोग चाहते हैं कि सब टेबल पे हों, पार्लियामेंट में हों, बातें करें, लेकिन पीटीआई नहीं करना चाहती। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद जब ये इलेक्शन के रिज़ल्ट आए और जो आज़ाद अरकान की तादाद ज़्यादा थी, तो ये पीपल्स पार्टी ही तो थी जिसने इन्हें ऑफ़र की थी कि आप गवर्नमेंट की अपनी फॉर्म करें, हम बगैर किसी उसके आपकी सपोर्ट करेंगे। वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी तरह जब भी बात होती है, पीपल्स पार्टी अपना रोल अदा करती है, लेकिन इनकी तरफ से कोई ऐसी बात जो है, मुस्बत जो बात है, वो नहीं आती। हम अब भी तैयार हैं, लेकिन सुने कौन? दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप देखा होगा आप पीटीआई से थक गए पीपल्स पार्टी वाले भी, यानी वो जो मुफाहमत के बादशाह वाला एक हम हमेशा से तस्वुर रखते हैं कि भाई सूरत हाल काल को निकाल लेंगे, तो यानी आप लोग भी रह गए पीटीआई के आगे, इसका यही मतलब हुआ ना सर? देखें, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल कोई मुस्बत। मैं आपको एक अर्ज करूं ना, है क्या चीज़, सिर्फ एक शख्स के गिर्द सारी चीज़ घूमती है। आप उठा के देख लें, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, तो अगर खान साहब गवर्नमेंट में नहीं रहते या प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, तो उन्होंने सूरी साहब से एक वो वर्डिक्ट दिलवाई, फैसला दिलवाया असेंबली में, और फिर फौरी तौर पर असेंबलियों को तहलील करने का भी प्रेसिडेंट साहब को लिख दिया, और प्रेसिडेंट साहब ने भी वो असेंबलियाँ खैर से साइन कर दी वो। और फिर इस पे लोग बहुत कहते हैं कि जी रात को अदालतें क्यों खुली? वो भाई, रात को अदालतें सिर्फ इस वजह से नहीं खुली थी कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव जो थी वो ख़त्म की थी, बल्कि खैर से उन्होंने असेंबलियाँ भी तहलील कर दी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे दोबारा वो मूव आ जाती। तो फिर जाते जाते उन्होंने IMF वाला वो किया, जब देख लिया कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगा, तो IMF के साथ उन्होंने वो बिट्रे या जो भी मुआहदा था उसको पूरा नहीं किया, जिस पे और वो ज़्यादा हमें सबको परेशानियाँ हुई। IMF की ये जो शराइत हैं वो क्यों सख्त हुई? आपको याद होगा कि खान साहब कहते थे कि मैं खुदकशी कर लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा कोई भी लोन, IMF के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन जब फंस गए, जब उनके पास गए, और माने भी, तो पहले 22 प्रोग्राम हो चुके थे, इनका 23वां प्रोग्राम था, तो उन्होंने इतनी सख्त शराइत लगाई जिसको आज तक हम सब भुगत रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ, दोबारा आता हूँ। ज़िशान रफीक साहब, आप बताएं, डरे हुए तो आप लोग भी हैं, पंजाब में घबरा गए, एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर उस्मान, पुलिस सारी किधर गई? फौज बुला ली, रेंजर बुला ली, यहाँ तो ऐसा मसला ही कोई नहीं था। और आप भी कह रहे आर्टिकल 245 है, SCO इजलास की वजह से है। पंजाब का क्या ताल्लुक है जी? देखें, घबरा तो गए वैसे आप थोड़ा। देखें जी, गुजारिश है कि नहीं घबराए हम क्यों हैं, ठीक है, हमें पता है इनकी क्या कैपेसिटी है। आप देखें, इन्होंने पहले लाहौर क्यों बंद किया आपने, ये बताया, हमारा नेट क्यों बंद किया आपने? इससे पहले जब इन्होंने जलसे की भी कोशिश यहाँ पे की थी, तो पंजाब से लोग निकले कोई नहीं थे, कि थोड़े बहुत लोग KP से लेके आते हैं
और यकीनन आपको मैं बताऊं कि जी लोगों के अमन व अमान का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है, तो आपको मैयर रहने पड़ते हैं, क्योंकि इस वक्त PTI ने एक सियासी जमात बन के नहीं आ रही, जहाँ पे भी जा रहे हैं। ये एक बाकायदा इन्होंने एक दहशत गर्दी वाला एक जो है ना वो रोल अडॉप्ट कर लिया हुआ है। बार बार रियासत के ऊपर ये हमलावर होते हैं। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, सर कोई हमला ही बता दें, मैं ये सुन के ना दहशतगर्दी कहते कहते आप लोग एक ना नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अफगान शहरी। सर वो तो जब तक आप अदालत से सजा नहीं दिलवाएंगे ना कोई मुझे मनवा नहीं सकता। सलमान भाई बात ये है कि सबके सामने वाज़ेह है, अदालतों का रोल भी आपके सामने। जलसे करने देते ये पोजीशन ना होती। आप कह रहे हैं ना ये जत्था लेके आए हैं रियासत के खिलाफ, मुझे बताएं, सीनियर वजीर आपके सामने बैठे, पिछले हफ्ते रैली निकालने की इजाजत दी, ना नेट बंद किया, ना फौज बुलाई, ना रेंजर्स बुलाई, आराम से हुआ। मुझे बताएं कि इन्होंने अपनी इनकी स्टेटमेंट्स देखें आप, क्या ये कह नहीं रहे कि जी हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे डी चौक पे जाके बैठेंगे और भारतीय वजीर खारजा को ये वहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम जलसा क्यों नहीं इनवाइट कर सकते। शंघाई तामन तंजीम में बाकी ममालिक भी आ रहे हैं, इनको कोई और याद नहीं है। तो ये इनका एक एजेंडा है। आपको मालूम है पिछले दिनों आपने देखा नहीं कि इसराइल की तरफ से भी और कुछ ऐसे आपको पता है ना वो ऐसी स्टेटमेंट्स भी आई और ऐसी न्यूज़ भी आई। PTI की सपोर्ट जो फ़ौरन उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान के किसी सूरत दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है, वो एक बिल्कुल इस वक्त एक बिल्कुल वो खुली किताब की तरह वाज़े हो चुका हुआ है, ठीक है। और इनके एक यके बाद दीगरे जो इनके इक़दाम हैं वो सामने हैं। अब बाकी देखें, जो बात पहले भी मैंने की है कि जब अफ़गान शहरियों को आप लेके आएंगे, जो पकड़े गए हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, जो सामने आ जाएंगे, सर ये बार बार आप बोलते हैं ये नाकामी है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, वजारत दाखिला की नाकामी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, देखे ना वज़ीर आला KP जो है ना वो अपने साथ पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी को साथ लेके बतौर वज़ीर आला जब लेके आते हैं, डंडे खाने के लिए तैयार है पूरी रात जो कुछ हुआ है उनके साथ। मुझे मौका दे, देखें उसी लिए तो वो बेसिकली साथ उसी आड़ में तो वो इस तरह के अनासर को लेके आ रहे हैं। यही तो मेन चीज़ है जो हम कह रहे हैं कि ये एक सियासी जमात रही नहीं है, इनका कंडक्ट जो है वो सियासी नहीं रहा। अच्छा, मैं जरा आगे बढ़ा लेता हूं, जो है ना वो है रियासत पे हमलावर होने का। ये देखें ना आपने बात की, इससे ज्यादा खुल के क्या मिसाल हो सकती है कि आज जो ये कर रहे हैं ये रियासत पे हमला नहीं है तो और क्या है, इन्होंने फायरिंग की। अच्छा, अगर ये रियासत पे हमला है ना तो मुझे ये बता दें नासिर शाह साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नासिर शाह साहब भाई हमारे वो मुस्कुराते रहते हैं और मुस्कुराते रहना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं साहब, मौलाना साहब भी कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि आईनी तरमीम को मौखर कर दे, हुकूमत क्यों बज़िद है? 24-25 के बाद कर ले, क्या हो गया? कल तो फैसल वाडा साहब ने भी कह दिया है काजी फाइज़ साहब चीफ जस्टिस नहीं आने, एक्सटेंशन भी ले रहे हैं, आईनी अदालत के सरबराह भी नहीं बनेंगे। अब तो फैसल वाडा साहब ने भी आपको कह दिया। निशान साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये शाह साहब से कर रहे हैं? शाह जी अभी आपके शाह जी मैं नहीं शाह साहब से कर रहे हैं, मुझसे कर रहे हैं। मैं चले शाह जी से कर रहे थे। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। पहले मैं निशान साहब से पूछ लूं शाह जी, फिर आपसे मैंने यही सवाल करना जरूर है प्लीज। अच्छा मैं समझा शायद आप शाह साहब से सवाल कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि आईनी तरमीम जो है ना वो अगर तो हमारे पास नंबर है तो वो हमारा हक है जी, हम कर सकते हैं। और जिस तरह शाह साहब ने भी बात की, मसाके जमहूरियत में हमने इस चीज़ को तय किया था। इस वक्त शख्सियात की बात नहीं हो रही कि कौन कहाँ पे चीफ जस्टिस लगेगा, कौन कहाँ जाएगा। एक जो आईनी अदालत है उसके क़याम के ऊपर आज नहीं, आज से तकरीबन कोई 18 साल पहले इसके ऊपर जो है ना वो बात हो चुकी थी और ये तय पा चुका था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। 18 साल में कभी ख्याल क्यों नहीं आया शाह जी? अगर देखें अगर आज आया है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम ये कदम उठाएं। और इसके ऊपर आपको मालूम है कि इवन जो वकला कम्युनिटी है, जो बड़े सेंसिबल लोग हैं, वो भी कहती हैं कि यही हल है इस चीज़ का कि आप एक आईनी अदालत बनाएं और चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाएं। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, आईनी अदालत अपना काम करे। और ये देखें अब बात ये है कि आपको मालूम है कि हमारी कोर्ट्स जो है ना वो पोलिटिसाइज हुई हैं, वो साइडें लेती रही हैं, आज से नहीं लेके, शुरू से लेके। शाह साहब ने जिक्र किया कुछ लोगों का, मैं भी बड़े लोगों का जिक्र करूँगा, साकिब निसार साहब से लेके बहुत सारे और लोग भी शामिल हैं इसमें,
ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। तो जब चीफ जस्टिस का इंटरव्यू लेगा वजीर आजम तो मजीद पॉलिटिसाइज ही होगा। मुझे बताएं, पूरी दुनिया में जो उनकी जो हाईएस्ट कोर्ट है उसमें जो जज लगते हैं वो उसका पार्लियामेंट्री ओवरसाइट उसके ऊपर होती है, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? पार्लियामेंट जो है ना वो एक सुप्रीम अदारा है जो कि आइन और कानून को बनाने वाला अदारा है, तो यकीनन उसकी ओवरसाइट होनी चाहिए। शादी आप रिस्पॉन्ड करेंगे, सवाल मेरा सेम है प्लीज। जी देखें, सीधी बात है कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो होनी चाहिए, और हमारे तो जैसे भाई मेरे मोहतरम भाई फरमा रहे थे कि मीसाक जमहूरियत में भी है, फिर हमारा तो मंशूर अभी आया है 23 और 24 में पीपल्स पार्टी का, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात है। दूसरी बात जिस पे मेरे ख्याल में पता नहीं क्यों खुल के बात नहीं होती कि ये जो जी फिर जी उनका तरीक़ेकार जो है वो जी चेंज कर रहे हैं, वो जी पार्लियामेंट का कैसे इख्तियार हो कि जज साहिबान की जो तकर्री है या उसमें उनका रोल रहे। ओ भाई ये सब कुछ था, ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक सबके इल्म में है, उस वक्त मीडिया पे रिकॉर्ड का हिस्सा है कि किस तरह उन्होंने प्रेशराइज़ किया जब 18वीं तरमीम हो रही थी कि जी आपने ये चीज़ें भी इसमें सही करनी है, नहीं तो मैं, और उस वक्त के हालात सबके सामने थे भी और हैं भी अगर उनको रिकॉल किया जाए तो ये पहले ये अच्छा खुद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब मेरे मोहतरम या जितने मोहतरम साहिबान इस वक्त हैं चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जितनी हाई कोर्ट्स हैं उतने उनके जितने जस्टिस साहिबान हैं या सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त मंसूर अली शाह साहब और दीगर जो सीनियर जस्टिस साहिबान हैं, ये उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं जिसको हम अब दोबारा लाना चाहते हैं। अच्छा शादी 25 अक्टूबर से पहले क्यों जरूरी है? शादी 25 अक्टूबर से पहले क्यों जरूरी है? जहां 18 साल इंतजार किया वहां आपके पार्लियामेंटेरियंस ही कह रहे हैं ना यार थोड़ा जरा बाद में कर लें, शक शुबा खत्म हो जाए। जी जी बिल्कुल, अगर अक्सरियत नहीं होगी तो 25 अक्टूबर के बाद कर लेंगे जब अक्सरियत होगी, तो इसमें कोई नहीं, लेकिन अगर कोई एक चीज़ होती है तो उसको होना चाहिए। देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें हैं खुल के हम नहीं भी कह सकते, उसकी वजह यह है कि हम अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? इन चीज़ों की ज़रूरत इस तरह पड़ी जिस तरह मैंने पहले भी तमीद बांधी थी, फिर आपने बीच में कुछ और शुरू करवा दिया कि गिलानी साहब की गवर्नमेंट को घर भेज दिया गया, जबकि अभी मोहतरम जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि उनको हमने गलत भेजा। मियाँ साहब को बेटे से तनख्वाह न लेने की वजह से नाअहल करार दे दिया गया। ठीक है, हमारी लीडरशिप जेलों में रही, बेगुनाह रही, उनको जमानतें नहीं मिलती थी। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब रहे, अदी फरियाल टालपुर साहिबा को ईद की रात हॉस्पिटल से जेल भेज दिया गया। बहुत लंबी फहरिस्त है लीडरों की, सियासी रहनुमाओं की जिनको सजाएं और इंसाफ नहीं मिलता रहा। उसके बरक्स दीगर लोगों को जिस तरह फेवर्स मिली हैं, ख़ास तौर पर ये जो पंजाब वाला केस आया जिसमें अभी 63 की तशरीह भी आ गई, और भी बहुत सारे इस तरह की आए। दूसरा मैं एक कंडक्ट की बात करूं कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जो आपने जिक्र किया, ये वक्त हम पर गुजरा है। 2013 से 18 तक पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही, बाद में पीटीआई रही, हमारी लीडरशिप जेलों में थी, बहुत सारे रहनुमा जिला वतन थे। सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब पर केसेस रहे, हर महीने कराची बिल्कुल ऐसा ही है। शादी वक्त खत्म हो गया, शादी वक्त प्रोग्राम का खत्म हो गया, लेकिन हमारा कंडक्ट कभी ऐसा नहीं रहा जिस तरह इनका रहा है जो सीएम केपी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर साहब, ज़िशान रफीक साहब, शौकत यूसुफ ज़ई साहब। मैं प्रोग्राम में कम से कम मौजूदा जिनके पास इख्तियार है उनको ये ज़रूर मशवरा दूंगा, जब ये देख लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बन रही और सियासी लोगों को सामने आना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कंसिडर नहीं किया जा रहा, और मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को या फैसल वाडा साहब को, सियासी लोग बीच में आए तो इसका सियासी हल है। इस सूरत हाल से भी हम निकल जाएंगे। रही बात शौकत यूसुफ ज़ई साहब की, अगेन उसको ले लें, नेट नहीं है इसलिए उनसे बात भी हमारी ज़्यादा देर नहीं हो सकी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।